चलिए सुनते हैं गोदान के लेसन 14 को। इस लेसन में गांव और शहर के जीवन के बीच अंतर, सामाजिक अन्याय और पात्रों की मानसिक स्थिति को गहराई से दिखाया गया है। इस अध्याय में खासकर होरी और धनिया के संघर्ष, गरीबी और समाज के दबाव का चित्रण किया गया है। इस अध्याय के मुख्य घटनाएं हैं गरीबी और कर्ज की समस्या, धनिया का साहस, सामाजिक भेदभाव, गांव का चित्रण। तो चलिए इस अध्याय को अब विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। भोला इधर दूसरी सगाई लाए थे। औरत के बगैर उनका जीवन नीरस था। जब तक बुझुनिया थी उन्हें हुक्का पानी दे देती थी, समय से खाना को बुला ले जाती थी। अब बेचारे अनाथ हो गए। बहुओं को घर के काम धाम से छुट्टी न मिलती, उनकी क्या सेवा सत्कार करती। इसलिए अब सगाई परमा आवश्यक हो गई। संयोग से एक जवान विधवा मिल गई जिसके पति का देहांत हुए केवल 3 ही महीने हुए थे। एक लड़का भी था। भोला की लाट टपक पड़ी। झटपट शिकार मार लाए। जब तक सगाई न हुई उसका घर खोद डाला। अभी तक उसके घर में जो कुछ था बहुओं का था। जो चाहती थी करती थी, जैसे चाहती थी रहती थी। जंगी जब से अपनी स्त्री को लेकर लखनऊ चला गया था, कामता की बहू की घर की स्वामिनी थी। 5-6 महीनों में ही उसने 30-40 रुपए अपने हाथ में कर लिए थे। सेर आधा सेर दूध दही चोरी से बेच लेती थी। अब स्वामिनी हुई उसकी सौतेली सास। उसका नियंत्रण बहू को बुरा लगता और आए दिन दोनों में तकरार होती रहती। यहाँ तक कि औरत के पीछे भोला और कामता में भी कहा सुनी हुई। झगड़ा इतना बढ़ा कि अलग योजों की नौबत आ गई और यह रीति सनातन से चली आई है कि अलग योजों के समय मारपीट अवश्य है। यहाँ भी उस रीति का पालन किया गया। कामता जवान आदमी था। भोला का उस पर जो कुछ दबाव था वो पिता के नाते था, मगर नई स्त्री लाकर बेटे से आदर पाने का अब कोई हक न रहा। कम से कम कामता इसे स्वीकार न करता। उसने भोला को पटककर कई लाते जमाई और घर से निकाल दिया। घर की चीजें छूने न दी। गांव वालों में भी किसी ने भोला का पक्ष न लिया। नई सगाई ने भोला को नक्कू बना दिया। रात तो उन्होंने किसी तरह एक पेड़ के नीचे काटी। सुबह होते ही नोखीराम के पास पहुंचे और उनकी फरियाद सुनाई। भोला का गांव उन्हीं के इलाके में था और इलाके भर के मालिक मुखिया जो कुछ थे वो वही थे। नोखीराम को भोला पर तो क्या दया आती, पर उसके साथ एक चटपटी रंगीली स्त्री देखकर चटपट आश्रय देने को राजी हो गए। जहां उनकी गाय बनती थी वहीं एक कोठरी रहने को दे दी। अपने जानवरों की देखभाल सानी भूसे के लिए उन्हें एकाएक एक जानकार आदमी की जरूरत महसूस होती। भोला को 3 रुपया महीना और सेर भर रोजाना अनाज पर नौकर रख लिया। नोखीराम नाटे मोटे, खलवाट, लंबी नाक और छोटी मोटी आंखों वाले सांवले आदमी थे। बड़ा सा पगड़ बांधते, नीचा कुर्ता पहनते और जाड़ों में लिफाफ ओढ़कर बाहर आते जाते। उन्हें तेल की मालिश कराने में बड़ा आनंद था, इसलिए उन्हें कपड़े हमेशा मैले चिक्कट रहते थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था। 7 भाई और उनके बाल बच्चे सभी इन्हीं पर आश्रित थे। उस पर स्वयं उनका लड़का 9वें दर्जे में अंग्रेजी पढ़ाता था और उनका बबुआई ठाट निभाना कोई आसान काम न था। राय साहब से उन्हें केवल 12 रुपये वेतन मिलता था, मगर खर्च 100 रुपये से कौड़ी कम न था। इसलिए आसामी किसी तरह उनके चंगुल में फंस जाए तो बिना उसे अच्छी तरह चूसे न छोड़ते। पहले 6 रुपये वेतन मिलता, तब आसामियों से इतनी नोच खसोट न करते। जब से 12 रुपये हो गए थे तब से उनकी तृष्णा और भी बढ़ गई। इसलिए राय साहब उसकी तरक्की न करते थे। गांव में और तो सभी किसी न किसी रूप में उसका दबाव मानते थे। यहाँ तक कि दाता दीन झुंगरी उनकी खुशामद करते। केवल पटेश्वरी उनसे ताल ठोकने को तैयार रहते। नोखीराम को अब जोम था कि वो ब्राह्मण है और कायस्थों को उंगली पर नचाते हैं, तो पटेश्वरी को घमंड था कि वो कायस्थ है। कलम के बादशाह, इस मैदान में कोई हमसे क्या बाजी मारे। फिर वो जमींदार के नौकर नहीं, सरकार के नौकर हैं, जिसके राज में सूरज कभी नहीं डूबता। नोखीराम अगर एकादशी का व्रत रखते हैं और 5 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो पटेश्वरी हर पूर्णमासी सत्यनारायण की कथा सुनेंगे और 10 ब्राह्मण को भोज कराएंगे। जब से उनका जेठा लड़का
सजावल हो गया। नोखेराम इस ताक में रहते थे कि उनका लड़का किसी तरह 10वां पास कर ले तो उसे भी कहीं नकलविशी दिला दे। इसलिए हुक्काम के पास फसली सौगातें लेकर बराबर सलामी करते। एक और बात में पटेश्वरी उनसे बड़े हुए थे। लोग का ख्याल था कि वो विधवा कहारिन को रखे हुए हैं। अब नोखेराम को भी अपनी शान में यह कसर पूरी करने का अवसर मिलता हुआ नजर आ रहा था। भोला को ढाढ़स देते हुए बोले, तुम यहाँ आराम से रहो भोला, किसी बात का खटका नहीं। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। तुम्हारी घरवाली है, उसके लिए कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। बखारों में अनाज रखना, निकालना, फटना थोड़ा काम है। भोला ने अरज की, सरकार एक बार कामता को बुलाकर पूछ लो, क्या बाप के साथ बेटे का यही सलूक होना चाहिए? घर हमने बनवाया, गाय भैंसे हमने ली, अब उसने सब कुछ हथिया लिया और हमें निकाल दिया। ये अन्याय नहीं तो क्या है? हमारे मालिक तो तुम ही हो, तुम्हारे दरवाजे में इसका फैसला होना चाहिए। नोखेराम ने समझाया, भोला उससे लड़कर पेश न पाओगे। उसने जैसा किया उसकी सजा उसे भगवान देंगे। बेमायनी करके कोई अनाज तक फलीभूत हुआ है? संसार में अन्याय न होता तो नरक क्यों बनाया जाता? यहाँ न्याय और धर्म को कौन पूछता है? भगवान सब देखते हैं। संसार का रत्ती रत्ती हाल जानते। तुम्हारे मन में इस समय क्या बात है ये उनसे छिपी नहीं। इसी से तो अंतर्जामी कहलाते हैं। उनसे बचकर कोई कहाँ जाएगा? तुम चुप रहो के बैठो। भगवान की इच्छा हुई तो यहाँ तुम उससे बुरे न रहोगे। यहाँ से उठकर भोला ने होरी के पास जाकर अपना दुखड़ा रोया। होरी ने अपनी बीती सुनाई। लड़कों की आजकल कुछ पूछो भोला भाई, मर मर कर पालो, जवान हो तो दुश्मन हो जाए। मेरे ही गोबर के देखो, माँ से लड़कर गया, सालों हो गए, न चिट्ठी न पत्तर। उसके लेखे तो माँ बाप मर गए, बिटिया का विवाह सिर पर है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। खेत रिहन रखकर 200 रुपये लिए हैं। इज्जत आबरू का निवाद तो करना ही होगा। कामता ने बाप को निकाल कर बाहर तो किया, लेकिन अब उसे मालूम होने लगेगा कि बुढ़ा कितना कामकाजी आदमी था। सवेरे उठकर पानी सानी करना, दूध दूहना, फिर दूध लेकर बाजार जाना, वहाँ से आकर फिर सानी पानी करना, फिर दूध दूहना। एक पखवाड़े में उसका हुलिया बिगड़ जाएगा। स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री कहा, मैं जान देने के लिए तुम्हारे घर नहीं आई हूँ, मेरी रोटी तुम्हें भारी हो, मैं तो अपने घर चली। कामता डरा, ये कहीं चली गई तो रोटी का ठिकाना भी ना रहेगा, अपने हाथ से ठोकना पड़ेगा। आखिर एक नौकर रखा, लेकिन उससे काम न चला। नौकर खल्ली भूसी चूरा चुरा कर बेचने लगा। उसे अलग किया, फिर स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री रूठकर मैके चली गई। कामता के हाथ पांव फूल गए। हार कर भोला के पास गया और चिरौंजी करने लगा, दादा मुझसे जो कुछ भी भूल हुई हो क्षमा करो, अब चलकर घर संभालो, जैसे तुम रखोगे वैसे ही रहूँगा। भोला को ये मंजूरी तरह रहना अखर रहा था। पहले महीनों 2 महीनों उसकी जो खातिर हुई वो अब न थी। नोखेराम कभी कभी उसे चिल्लम भरने या चरपाई बिछाने को भी कहते। अब बेचारा भोला जहर का घूंट पीकर रह जाता। अपने घर में लड़ाई दंगा भी हो तो किसी की टहल तो न करनी पड़ेगी। उसकी स्त्री नोहरी ने यह प्रस्ताव सुना तो ऐठ कर बोली, जहाँ से लात खाकर आए वहाँ फिर जाओगे? तुम्हें लाज नहीं आती? भोला ने कहा, तो यही कौन सिंहासन पर बैठा हूँ? नोहरी ने मटक कर कहा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाती। भोला जानता था नोहरी विरोध करेगी। इसका कारण भी वो कुछ कुछ समझता था, कुछ देखता भी था। उसका यहाँ से भागने का एक कारण ये भी था, यहाँ उसकी कोई बात ना पूछता था, पर नोहरी की बड़ी खातिर होती थी। प्यादे और सहने तक उसका दबाव मानते। उसका जवाब सुनकर भोला क्रोध आया, लेकिन करता क्या? भोला ने नोहरी को छोड़कर चले जाने का साहस तो होता तो नोहरी भी झक मारकर उसके पीछे पीछे चली जाती। अकेले उसे यहाँ अपने आश्रय में रखने की हिम्मत नोखेराम में न थी। वो टट्टी की आड़ में शिकार खेलने वाले जीव थे, मगर नोहरी भोला के स्वभाव से परिचित हो चुकी थी। भोला मिन्नत करके बोला, देख नोहरी, देख मत कर, अब तो वहाँ भुए भी नहीं, तेरे ही हाथ में सब कुछ है। यहाँ मजदूरी करके बिरादरी में कितनी बदनामी हो रही है, ये सोच। नोहरी ने ठेंगा दिखाकर कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें बेटी की लाते प्यारी होंगी, मुझे नहीं। मैं अपनी मजूरी मगन में हूँ। भोला को रहना पड़ा और कामता अपनी स्त्री को खुशामद करके उसे मना लाया। इधर नोहरी के विषय में कनबत्तियाँ होती रहीं। नोहरी के आज गुलाबी साड़ी पहनी है, अब क्या पूछना है, चाहे रोज एक साड़ी पहने। सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का? भोला की आंखें फूट गई हैं क्या? शोभा बड़ा हंसोड़ था।
सारे गांव का विदूषक बलि बार नारद हर एक बात की दो टोह लगाता था। एक दिन नोहरी उसे घर में मिल गई। कुछ हंसी कर बैठा। नोहरी ने नोखेराम से जड़ दिया। शोभा की चौपाल में तलबी हुई और ऐसी डांट पड़ी कि उम्र भर न भूलेगा। एक दिन लाला पटेश्वरी की सामत आ गई। गर्मियों के दिन थे। लाला बगीचे में आम तुड़वा रहे थे। नोहरी बनी ठनी उधर से निकली। लाला ने पुकारा, नोहरी रानी इधर आओ, थोड़े से आम लेती जाओ, बड़े मीठे हैं। नोहरी को भ्रम हुआ, लाला मेरा उपहास कर रहा है। उसे अब घमंड होने लगा है। मन ही मन चाहती थी कि लोग उसे जमींदारी समझे और सम्मान करें। घमंडी आदमी प्रायः शक्की हुआ करता था। जब मन में चोर हो तो शक्कीपन और भी बढ़ जाता है। नोहरी सोच रही थी कि लाला मेरी ओर देखकर क्यों हंसा। सब लोग मुझे देखकर जलती क्यों है। मैं किसी से कुछ मांगती तो नहीं। कौन बड़ी सतवंती है, जहाँ मेरे सामने आए तो देखूं। इतने दिनों में नोहरी गांव के गुप्त रहस्यों से परिचित हो चुकी थी। यही लाला कहारिन को रखे हुए है और मुझ पर हंसते हैं। इन्हें कोई कुछ क्यों नहीं कहता। बड़े आदमी है। नोहरी गरीब है, जात की हेठी है, इसलिए उसका सब कोई उपहास करते हैं। जैसा बाप वैसा ही बेटा। इन्हीं का रसेमरी जो सिलिया के पीछे पागल बना फिरता, चमारियों पर गिद्ध की तरह टूटता, उस पर दावा है कि हम ऊंचे हैं। उसने वही खड़े होकर कहा, तुम दानी कब से हो गए लाला? पाओ तो दूसरों की थाली की रोटी उड़ा लो। आज बड़े आम वाले हुए हैं। मुझसे छेड़ की तो अच्छा ना होगा, कह देती हूँ। ओहो, इस अहरीन का इतना मिजाज। नोखेराम को क्या फांस लिया? समझती है सारी दुनिया उस पर राज करेगी। बोला, तू तो ऐसी तिनक रही है नोहरी, जैसे अब किसी को गांव में रहने न देगी। जरा जबान संभाल कर बातें किया कर। इतनी जल्दी अपने को न भूल जा। तो क्या तुम्हारे द्वार पर भीख मांगने आई थी? नोखेराम ने छा न दी होती तो भीख ही मांगती। नोहरी को लाल मिर्च लग गई। जो कुछ मुंह में आया बकी, दाढ़ी जार, लंपट, मुंह झौसा और न जाने क्या क्या, और उसी क्रोध में भरी हुई कोठरी में गई। अपने बर्तन भाड़े निकालकर बाहर रखने लगी। नोखेराम सुना तो घबराए हुए और पूछा, ये क्या कर रही है नोहरी? कपड़े लत्ते क्यों निकाल रही है? किसने कुछ कहा क्या? नोहरी मर्दों को नचाने की कला जानती थी। अपने जीवन में उसने यही विद्या सीखी थी। नोखेराम पढ़े लिखे आदमी थे, कानून भी जानते थे, धर्म की पुस्तकें भी पढ़ी थी। बड़े बड़े वकील बैरिस्टर की जूतियाँ सीधी की थी, पर इस मूर्ख नोहरी के हाथ का खिलौना बने हुए थे। भवें से कुड़कर बोली, समय का फेर है, यहाँ आ गई, लेकिन अपनी आवरू न गवाऊंगी। ब्राह्मण सतेज हो उठा, मूछें खड़ी करके बोला, तेरी और तो ताके उसकी आंखें निकाल लूं। नोहरी ने लोहे को लाल करके घन जमाया। लाला पटेश्वरी जब देखो मुझसे बेताब की बात किया करता है। मैं हरजाई थोड़ी ही हूँ कि मुझे कोई पैसे दिखाए। गांव भर में सभी औरतें हैं, कोई उनसे नहीं बोलता। जिसे देखो मुझे ही को छेड़ता है। नोखेराम के सिर पर भूत सवार हो गया। अपना मोटा डंडा उठाया और आंधी की तरह हरहराते हुए बाग में पहुंचकर लगे चिल्लाने, आजा बड़ा मर्द है तो मुझे उखाड़ लूँ, खुद कर गाड़ दूँ, निकल जा सामने। अगर फिर कहीं नोहरी को छेड़ा तो खून पी जाऊंगा, सारी पटवारनी निकाल दूंगा। जैसा खुद है वैसा ही दूसरे को समझता है। तू है किस घमंड में? लाला पटेश्वरी सिर झुकाए दम साधे जड़वत खड़े थे। जरा भी जबान खोली तो सामत आ गई। उनका इतना अपमान जीवन में कभी ना हुआ था। एक बार लोग ने उन्हें ताल के किनारे रात को घेर कर खूब पीटा, लेकिन गांव में किसी को इस बात की खबर न हुई। किसी के पास कोई प्रमाण न था। लेकिन आज तो सारे गांव के सामने उनकी इज्जत उतर गई। कल जो औरत गांव में आश्रय मांगने आई थी, आज सारे गांव में उसका आतंक था। अब किसकी हिम्मत है जो उसे छेड़ जाए? जब पटेश्वरी कुछ नहीं कर सके तो दूसरे की क्या बिसात। अब नोहरी गांव की रानी थी। उसे आते देखकर किसान लोग उसके रास्ते से हट जाते। ये खुला रहस्य था कि उसकी थोड़ी सी पूजा करके नोखेराम से बहुत काम निकाल सकता था। किसी को बंटवारा करना ना हो, लगान के लिए मोहलत मांगनी हो, मकान बनाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत हो, नोहरी की पूजा किए बगैर उसका काम सिद्ध नहीं हो सकता। कभी कभी वो अच्छे अच्छे आसामियों को डांट देती। आसामी ही नहीं, अब वो कारकुन साहब पर भी रोब जमाने लगी। भोला उसका आश्रित बनकर न रहना चाहता था। औरत की कमाई खाने से ज़्यादा अधम इसकी दृष्टि में दूसरा न था। उसे कुल
3 महवार मिलते, वो भी उसके हाथ न लगते। नोहरी ऊपर ही ऊपर उड़ा लेती। उसे तंबाकू पीने को थैला मैसर नहीं होता और नोहरी 2 आने रोज के पान खा जाती। जिसे देखो वही उन पर रौब जमाता। प्यादे उससे चिल्लम भरवाते, लकड़ी कटवाते। बेचारा दिन भर हारा थाका आता और द्वार पर पेड़ के नीचे जिगली खाट पर रहता। कोई एक लोटिया पानी देने वाला नहीं। दोपहर की बासी रोटी रात को खानी पड़ती और वो भी नमक या पानी के साथ। आखिर हार कर उसने घर जाकर कामता के साथ रहने का निश्चय किया। कुछ दिन ना होगा, एक टुकड़ा रोटी तो मिल जाएगा। अपना घर तो है। नोहरी बोली, मैं वहाँ किसी की गुलामी करने नहीं जाऊंगी। भोला ने जी कड़ा करके कहा, तुम्हें जाने को तो मैं नहीं कहता, मैं तो अपने को कहता हूँ। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। कहते लाज नहीं आती। लाज तो घोलकर पी गया, लेकिन मैंने तो अपनी लाज नहीं पी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तू अपने मन की है तो मैं तेरी गुलामी क्यों करूं? पंचायत करके मुंह में कालिक लगा दूंगी, इतना समझ लेना। क्या अभी कुछ कालिक लगी है? क्या अब मुझे धोखे में रहना चाहती है? तुम तो ऐसा ताव दिखा रहे हो जैसे मुझे रोज गहने ही गढ़वाते हो। तो यहाँ नोहरी किसी का ताव सहने वाली नहीं है। भोला झल्लाकर उठे और सिर हाने से लकड़ी उठाकर चले कि नोहरी ने लपक कर उनका पहुँचा पकड़ लिया। उसके बलिष्ठ पंजों से निकलता भोला के लिए मुश्किल था। चुपके से कैदी की तरह बैठ गया। एक जमाना था जब वो औरतों को अंगुलियों पर नचाया करते थे। आज वो औरत के कर पास में बंधे हुए हैं और किसी तरह निकल नहीं सकते। हाथ छुड़ाने की कोशिश करके वो पर्दा नहीं खोलना चाहते। अपनी सीमा का अनुमान उन्हें हो गया, मगर वह क्यों उससे निडर होकर नहीं कह सकते कि तू मेरे काम की नहीं, मैं तुझे त्यागता हूँ। पंचायत की धमकी देती है। पंचायत क्या कोई हवा है? अगर तुझे पंचायत का डर नहीं तो मैं क्यों पंचायत से डरूं? लेकिन ये शब्दों में आने का साहस न कर सकता था। नोहरी ने जैसे उन पर कोई वशीकरण डाल दिया हो।